हेलो एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर में हमारा जो छत्तीसगढ़ का पेपर है ये वाला लास्ट पेपर है। बाकी हमने सारे ही इम्पोर्टेंट पेपर्स को कर लिया है, तो ये वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही हम लोग 2019 के पेपर कर रहे थे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के कर लिए हैं। एक और बाकी रह गया था जो कि हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च सोशल साइंस का पेपर था, तो वो वाला हम इसमें देख रहे हैं अपने सोशोलॉजी के क्वेश्चंस को। और इसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे अपने 50 जो रह गए हैं। उसी के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ में जो भी इम्पोर्टेंट पेपर सोशोलॉजी से रिलेटेड थे उनको सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 19 का हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम जो है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उत्थान की दिशा में एक कदम था? तो किस श्रेणी के लिए था? पिछड़े वर्ग के लिए, जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए? तो वो था महिलाओं के लिए। 1956 का जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम था वो महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक कदम था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मूल्यांकन समान है? तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मूल्यांकन जो है उसको समान माना है। किसके अकॉर्डिंग? यानी सोशल चेंज और एवोल्यूशन जो है उसको एक ही समान माना है। स्पेंसर ने, बार्ड ने या ओटावे या फिर सर जोन्स ने? तो ये हैं स्पेंसर ने सोशल चेंज और एवोल्यूशन को एक ही समान माना है। और ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी है। तो विकास वाली डेफिनेशन में जब हम बता रहे हैं परिभाषाओं में, तो हमने उसमें आपको बताया है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है ओटावे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ये आपको एक नया क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि ओटावे के अनुसार हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा तो नहीं पता हो सकता है कि क्या है, लेकिन सोशल चेंज तो पढ़ा है। तो सोशल चेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मूल्यांकन समान है, तो ओटावे के अनुसार तो है नहीं। ये किसके अनुसार है? ये है स्पेंसर के अनुसार, जो आपने अभी ऊपर देखा। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं है, तो क्या कोई अंतर नहीं है? तो आपको पता ही है। तो इस वजह से ये भी गलत है, दोनों में अंतर है। सामाजिक परिवर्तन और तकनीकियों और सामाजिक मूल्यों के बातचीत के माध्यम से होता है। तो ये वाला सही लग रहा है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो तकनीकी और सामाजिक मूल्यों के बातचीत के माध्यम से होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उद्देश्यों और व्यक्तियों की आकांक्षाओं में परिवर्तन होता है। तो एक व्यक्ति के आकांक्षा में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी पता चला आपको कि ओटावे जो है उनका सोशल चेंज पे काम है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म परंपरागत धर्म नहीं है? तो ट्रेडिशनल रिलीजन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। सिख धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म? तो जो हिंदू धर्म है वो ट्रेडिशनल धर्म नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हिंदुइज्म जो है वो ट्रेडिशनल में नहीं आएगा। या यहाँ पे इंग्लिश में देख लें, ट्रेडिशनल को इन्होंने क्या बोला है? लीनियर रिलीजन बोला है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या बोल रहा है। तो लीनियर रिलीजन में हिंदुइज्म नहीं आएगा, सिख आएगा, बुद्धिज़्म आएगा और जैनिज़्म आएगा। तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये लीनियर में नहीं आएगा। तो ये आपको देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों ही देखते चलना है, नहीं तो ऐसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ का उद्देश्य धन के संग्रहण और आनंद को संदर्भित करता है? तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो धन के संग्रहण और आनंद को संदर्भित करता है? तो ये भी अलग अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सिद्ध, धर्म, साध्य या अर्थ? तो अर्थ जो है वो उसका उद्देश्य क्या होगा? धन के संग्रहण और आनंद को संदर्भित करना हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस आश्रम को पहचानना है जिसमें कोई गृहस्थ एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करेगा जहाँ
वो अपने परिवार से स्वयं विरक्त होता है और धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और समाधि के लिए अधिक समय देता है। तो ऐसा आपको आश्रम बताना है जिसमें ऐसी गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करेगा जो परिवार से स्वयं अलग होगा और धार्मिक पुस्तकों और अध्ययन की समाधि के लिए अधिक समय देगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मचर्य में तो होगा नहीं और गृहस्थ में भी नहीं होगा, ये इसके बाद का है। तो क्या हो जाएगा? वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। वहाँ पे धार्मिक पुस्तकों अध्ययन की समाधि के लिए अधिक समय देगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सिख धर्म का धार्मिक प्रतीक है? तो सिख धर्म का धार्मिक प्रतीक क्या है? कृपाण, स्पूत, ओम या धर्मचक्र। तो ये क्वेश्चन और भी कहीं पूछा गया था, आई थिंक MP 2025 में पूछा गया था। तो उसमें धार्मिक प्रतीक क्या हो जाएगा? सिख का कृपाण हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BN गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या के कितने प्रजाति समूह पैदा हुए? तो ये तो बहुत बार आ चुका है, बहुत जगह आ चुका है। तो BS गुहा ने 6 प्रजाति समूहों की बात की है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक एक आंतरिक पंथ की शुरुआत किसने की है? तो दीन ए इलाही नामक जो आर्थिक पंथ है उसकी शुरुआत करी है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। तो अकबर ने की है। दीन ए इलाही नामक जो आंतरिक पंथ था उसकी, अतार्किक पंथ था, उसकी शुरुआत की है। एक भाषिक क्षेत्र जहाँ के निवासी सभी जातियों के लिए समान है। तो किस प्रकार की एकता से संबंधित है? जहाँ के निवासी सभी जातियों के लिए समान है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सी एकता होगी? वर्टिकल जो यूनिटी होगी वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखना है, MN श्रीनिवास का क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सी यूनिटी है, किस तरह से है। तो जब सभी जातियों के लिए समान है तो वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल में आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत आने वाले प्राचीन लोग कौन थे? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं और कहीं पूछा गया है। तो प्राचीन लोग कौन थे? नार्डिक आर्य, आद्य ऑस्ट्रेलियाई, ब्रेफिसेफिलिक निग्रोइड या भूमध्य सागरी या द्रविड़। तो ये थे ब्रेफिसेफिलिक निग्रोइड लोग जो थे वो सबसे प्राचीन लोग थे। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा नहीं रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ब्रेफिसेफिलिक निग्रोइड प्राचीन लोग थे। जजमानी व्यवस्था के तहत सेवादार जाति को क्या कहते हैं? तो जो सेवा देती है उसको क्या कहते हैं? कमीन। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोई भी व्यक्ति किस आयु में बालिग हो जाता है? तो किस आयु में बालक होगा? 18 वर्ष में होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या के उल्लेख के लिए किस शब्द का यूज़ किया जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या के लिए जनसांख्यिकी, घनत्व, क्षेत्र, संचय, इसमें से कौन से शब्द का यूज़ होगा? तो वो हो जाएगा घनत्व, यानी डेंसिटी का यूज़ किया जाता है कि कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे। भारत में लिंगानुपात निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष की संख्या। तो यहाँ पे लिंग अनुपात की जब बात हो रही है तो वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से पता चलता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग केवल ये देख लेते हैं कि कितना आप लोग को आता है और कितना नहीं आता है, रिवीजन करते रहेंगे बस। जो भी नया क्वेश्चन मिलेगा उसे नोट डाउन अलग करके रख लीजिएगा, बस उसी को रिपीट करते रहना है जब तक वो लर्न ना हो जाए। किस वर्ष को महाविभाजन के वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो ये UGC नेट में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो सभी को पता भी चल गया होगा। ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से किसको जाना जाता है? कौन से ईयर को? तो 1921 को जाना जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी महाविभाजन का वर्ष है 1921। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 मेन क्राइटेरिया ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? सामाजिक स्त्रीकरण के 2 मुख्य मानदंड क्या हैं? तो जब स्त्रीकरण की बात होगी, जब वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन की बात होगी तो उसके 2 मुख्य मानदंड क्या हो जाएगा? पुरुष और महिला, पंथ और जनजाति, जाति और वर्ग,
व्यक्ति और समूह। तो यहाँ पे जो सबसे मेन मुख्य मानदंड है या मेन क्राइटेरिया है वो है कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग। यही सबसे ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शीर्ष और शासन के तहत पहली बार समग्र भारत को राजनीतिक रूप से किस काल में संगठित किया गया। एक शीर्ष और शासन के तहत पहली बार समग्र भारत को राजनीतिक रूप से किस काल में संगठित किया गया, तो वो है मौर्य काल। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य काल में पहली बार समग्र भारत को राजनीतिक रूप से संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में आर्य और दास इन दो वर्गों का वर्णन है। तो आर्य और दास इन दो वर्णों का किस में वर्णन है, ये आपको बताना है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्य और दास इन दोनों वर्णों का वर्णन है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सही है या गलत है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। एक जाति अन्य जातियों पर हावी होने का प्रयास करती है। समाज में अंतर्जातीय संघर्षों में वृद्धि होती है। तो जब जातिवाद होगा तो ये भी होगा, तभी तो जातिवाद होगा, और अंतर्जातीय संघर्षों में वृद्धि भी होगी। उच्च और निम्न जातियों के साथ समानता का व्यवहार होता है। तो जब समानता होगा तो जातिवाद कैसे होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है वो इनकरेक्ट, गलत है। चुनाव जातिगत आधार पर जीते जा सकते थे। तो ये सारे तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन जो 3 है वो गलत है, क्योंकि इसमें गलत को बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं में अपर्याप्तता के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं में अपर्याप्तता के लिए प्रयुक्त होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे। यानी अत्यंतिक गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होगी उसको हम कहेंगे जब उसकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाती हैं, उसके लिए हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अनुशासित कैलोरी सेवन क्या है। तो कितना है कैलोरी सेवन नॉर्मली, तो वो है 2400 और 2100। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तृतीयक व्यवसाय का एक उदाहरण है। तो तृतीयक व्यवसाय जो टर्सरी ऑक्यूपेशन है उसका उदाहरण कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही है, ये सेवा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ज़्यादातर यूजीसी नेट में आ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सिर्फ एक मॉक टेस्ट की तरह आपको इसको लगा लेना है। निम्नलिखित संस्थानों में से किस पर व्यावसायिक विविधीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पे नहीं पड़ता है व्यावसायिक विविधीकरण, ऑक्यूपेशनल जो डाइवर्सिफिकेशन है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे, फैमिली पे तो पड़ेगा, कास्ट पे भी पड़ेगा, किनशिप पे भी पड़ेगा, लेकिन जो एजुकेशन है उस पे नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वें दौर के एनएसएस के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय क्रमशः क्या है। तो ये है 68वें दौर के एनएसएस के अनुसार आपको बताना है। तो ये थोड़ा डेटा वाला क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा 554 और 656। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गरीबी की महत्वपूर्ण मापों का चयन करना है। तो आपको जो गरीबी की महत्वपूर्ण माप है उसमें से उस चयन करना है कि सबसे ज़्यादा क्या क्या आता है। तो उसमें कुपोषण आएगा, malnutrition आएगा, और क्या आएगा, कम उपभोग व्यय आएगा, और यानी लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पुरानी बीमारी या ख़राब स्वास्थ्य, तो ये भी आ जाएगा। यानी कोई क्रॉनिकल इलनेस है या पुअर हेल्थ है तो ये भी गरीबी में आएगा। रोजगार और जो साक्षरता है, एम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी, ये इसमें नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही गरीबी की महत्वपूर्ण माप है। नेक्स्ट है,
एक राजनैतिक प्रणाली नीचे दिए गए तत्वों में से किसकी विशेषता है? तो आपको राजनैतिक प्रणाली की विशेषता बतानी है। तो ये है वैध बलोपयोग, यानी यूज ऑफ लेजिटिमेटी फोर्स, और व्यापकता कम्प्रीहेंसिवनेस, और अंतर्निर्भरता इंटरडिपेंडेंसी, और सीमाओं का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। तो जब इंग्लिश में भी देख लेते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। तो राजनीतिक प्रणाली के लिए ये सारे ही तत्व इसमें आएंगे और ये सभी इसकी विशेषता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से किस बात से नहीं थी? तो ये आपको बताना है किस बात से नहीं थी स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली की विशेषता। आर्थिक घटक और धार्मिक संगठन राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं। यहाँ उच्च स्तर की स्वायत्तता है। निर्णय लेने का विशेष अधिकार कुछ शीर्ष लोगों को है। तो ये जो इसकी विशेषता है ये नहीं थी। निर्णय लेने का विशेष अधिकार कुछ शीर्ष लोगों को ही है। तो कोई भी ले सकता है ना, शीर्ष लोग ही थोड़ी ले सकते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न आदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा एकीकरण को खतरे में नहीं डालती बल्कि इसमें मदद करती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में यह नियम है कि एक छोटा समूह एक बृहद समाज पर सर्वोच्च शक्ति लागू करता है? छोटा समूह बृहद समाज पर सर्वोच्च शक्ति लागू करेगा। तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकतांत्रिक, नो, कुलीन तंत्रवादी, अधिनायकवादी या सत्तावादी। तो ये हो जाएगा कुलीन तंत्रवादी यानी ओलिगार्की। तो इसमें क्या होता है? छोटा सा समूह होता है और वो एक बृहद समाज पर अपनी शक्ति को लागू करता है। तो ये हो जाएगा ओलिगार्की। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिजात वर्गीय शक्ति संरचना की विशेषता है? यानी यहाँ पे आपको एलीट क्लास की जो विशेषता है वो बताना है। तो उसमें क्या हो जाएगा? पारंपरिक होती है या सम्मित होती है, विकेंद्रीकृत होती है या केंद्रीकृत होती है? तो एलीट क्लास की जो विशेषता होगी वो क्या होगी? सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी यानी केंद्रीकृत होती है, कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में गठबंधन सरकार का गठन भारत के किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो के गठबंधन सरकार का गठन हुआ था भारत में वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जो किसी दिए गए क्षेत्र अर्थात राज्य के भीतर भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, जिसने एक राजनैतिक प्रणाली को एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया है, वो कौन है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अलग है। कोलमैन है, आमंड है या मैक्स वेबर है या एसेनटाट है? तो ये है आपका मैक्स वेबर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है। एक बार इंग्लिश में देखते हैं तो आपको वहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैक्स वेबर ने ऑर्गेनाइजेशन पे बात करी, जैसे ब्यूरोक्रेसी की वो बात करते हैं तो उसमें क्या बताते हैं वो आप देखिए ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे लेजिटिमेट पावर की बात करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि राज्य के अंदर भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है और जिसने एक राजनीतिक प्रणाली को एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया है। तो स्टेट के बारे में इन्होंने बताया, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे इन्होंने मैक्स वेबर ने इसकी बात करी है, इसी वजह से ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्जातीय संघर्षों का कोई कारण नहीं है? तो अंतर्जातीय संघर्षों का कोई कारण नहीं है, ये कौन सा है? अन्य जातियों पर एक जाति का प्रभुत्व, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण, गतिविधि और राजनीतिक शक्ति हासिल करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं, या आर्थिक अवसरों के लिए प्रतियोगिता और उच्च स्तरीय प्रतीक हासिल करना।
तो अंतर्जातीय संघर्षों का कारण नहीं है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो इसका कारण नहीं है। गतिविधि और राजनीतिक शक्ति हासिल करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं। जब बाधा नहीं है तो ये इसका कोई कारण नहीं है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फैमिली शब्द को लैटिन शब्द के फैमिलस से लिया गया है और इसका क्या मतलब है। तो फैमिली शब्द को जो लिया गया है लैटिन शब्द से, इसका मतलब है सदस्यगण, नौकर, दास या लोग, मेंबर्स, सर्वेंट, स्लेव या पीपल। तो ये हो जाएगा नौकर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह एक रिवाज है जिसमें जीवन साथी को समूह के भीतर से ही चुना जाता है। तो जीवन साथी को समूह के भीतर से ही चुनना है तो वो क्या हो जाएगा, एंडोगामी हो जाएगा। एंडोगामी का मतलब क्या होता है, एंडोगामी का मतलब क्या होता है, सगोत्र विवाह, यानी उसी में से आपको चुनना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध किसी जाति पदानुक्रम में जातियों के पदानुक्रम पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक संबंध, सहभोजी संबंध, वैवाहिक संबंध या व्यवसायिक संबंध। तो जाति पदानुक्रम में जातियों के पदानुक्रम पर निर्भर करेगा। तो ये हो जाएगा सोशल रिलेशन यानी सामाजिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार के कार्यों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है जो कि जरूरी और गैर जरूरी है, यानी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल में किसने फैमिली को बांटा है। तो ये बांटा है मैकाइवर ने। जरूरी गैर जरूरी ऐसे समझ में ना आता भले ही, लेकिन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल तो आपको पता ही है कि फैमिली को बांटा है मैकाइवर ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त या विवाह का बंधन जो समूह में लोगों को एक साथ बांधे रखता है वो क्या कहलाता है। तो कौन बांधे रहता है, रक्त या विवाह का बंधन जो समूह को बांधे रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, वंश परंपरा, डिसेंट या सगोत्रता, किनशिप या फिर नामकरण पद्धति या फिर रेसिडेंस यानी निवास स्थान। तो ये है सगोत्रता, किनशिप जो रक्त या विवाह का बंधन होता है और ये समूहों को एक साथ बांधे रहता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या संबंध को संदर्भित करता है, ऐसा खास रिश्ता किसी व्यक्ति और उसकी माँ के भाई के बीच कुछ समाजों में मौजूद है। तो उसकी माँ के भाई के बीच में कुछ समाजों में मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एवंकुलेट। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद 2 जनजातीय सामाजिक समूहों में एक जनजाति के द्विजत्व को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंशावली, सहोदरज या फिर अर्धांश या उपजाति। ये हो जाएगा मोइटी, अर्धांश। तो उसमें जो बढ़ जाता है ना 2 दल में तो उसको मोइटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या शहरी समस्याओं का कारण नहीं है। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन जो प्रॉब्लम है उसका कारण कौन सा नहीं है। तो प्रभावी नगर नियोजन होगा तो क्या शहरी समस्या होंगी, तो शहरी समस्या नहीं होंगी। जब इफेक्टिव है टाउन प्लानिंग तो फिर क्यों होगा, तो यही इसका कारण नहीं है। बाकी माइग्रेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो भी निहित स्वार्थ बल हैं ये सब तो इसकी प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निहित किया गया था जिसमें मानव की तस्करी, भीख मांगने या ऐसे अन्य श्रम के रूपों पर प्रतिबंध किया गया था। तो वो कौन से उसमें है, वो है आर्टिकल 23 में। इसमें मानव की तस्करी, भीख मांगने और अन्य ऐसे श्रम के रूपों को प्रतिबंधित किया गया था। तो आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म की जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो ये जो गोंड है जनजाति है वो मैं आपको बताया था सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, वो एमपी और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत में भूमिहीन किसानों के लिए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रेन थ्योरी को किसने दिया? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में। स्ट्रेन थ्योरी सबसे पहले जो दी है वो किसने दी है? स्मेल्सर ने दी है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नक्सलबाड़ी आंदोलन की छापामार गतिविधि में निम्न में से किस राज्य के युग में सबसे ज़्यादा हुई? तो नक्सलबाड़ी आंदोलन की जो छापामार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? वो हुई है तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो वो हुई है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था या पारित किया गया था? तो बाल श्रम अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1986 में पारित किया गया था और ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत जगह आ चुका है, तो इसलिए इसको लर्न कर लेना है। मार्क्सवादी सिद्धांतकारों के अनुसार वर्ग असमानता के परिणामस्वरूप होने वाली सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित में से किस व्यवस्था प्रणाली में निहित हैं? तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग असमानता के परिणामस्वरूप जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वो निहित हैं राजनीतिक सिस्टम यानी पॉलिटिकल सिस्टम, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम या रिलीजियस सिस्टम। तो आप सभी को पता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही जो प्रॉब्लम होती हैं वो आर्थिक जो असमानता होती है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट कब पास हुआ था? तो वो हुआ था बंधुआ श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1976 में हुआ था और ये बहुत बार आ चुका है। किस प्रकार की गतिशीलता संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है? तो किस प्रकार की गतिशीलता संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दर्शाएगी? आप खुद ही बताओ। संस्कृतिकरण कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी या डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी या अपवर्ड मोबिलिटी होगी। तो जब कोई ऊपर की तरफ जाएगा यानी वर्टिकल या अपवर्ड मोबिलिटी जब होगी तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो ये गतिशीलता दर्शाएगी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक एक्स्ट्रा पेपर था, ये कराने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, सिर्फ मकसद यही था कि आप लोग एक मॉक टेस्ट की तरह अपने क्वेश्चंस को देख पाएँ कि आपको कितना आता है और कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। बस मैंने इसलिए इस पेपर को कराया है क्योंकि ये भी पेपर थोड़ा सा अलग लगा। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और बाकी कोई भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पेपर हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च सोशल साइंस का था जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने इम्पोर्टेंट पेपर्स थे सोशियोलॉजी से रिलेटेड वो सारे ही हमने कर लिए हैं और हमने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पेपर थे वो निकाल लिए हैं। इसके अलावा और कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर नहीं है छत्तीसगढ़ के। अब हम करेंगे दूसरे स्टेट के पेपर्स। तो अगर आपको भी इसी तरह अदर स्टेट्स के पेपर नहीं मिल पा रहे हैं या आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आपको देखना है अदर स्टेट में सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, कैसे पेपर्स आ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।